तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रुचिन कुमार एक बार फिर आपके सामने अपने साइंस की सीरीज़ लेके। देखिए, हमने बीच में क्लास ड्रॉप किया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, एग्ज़ाम्स थे, तो उसकी वजह से मैंने क्लास ड्रॉप किया था। अब वापस हम एक नए सिलेबस के थ्रू लेके आए हैं आपके सामने। एक सिलेबस क्या, इसका नाम है, आप देख भी रहे होंगे सामने, इसका नाम है वन दरोगा। ठीक है, जो वन दरोगा एग्ज़ाम होगा, वन दरोगा एग्ज़ाम जो होगा, आपको पता है कि वो आपके जो पैटर्न है उसी के बिहाफ पे होगा। ठीक है, जिसमें आपका लगभग 9th और 10th का जो NCERT है, ठीक है, जो NCERT है उसके रिगार्डिंग ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था वो बाद में कैंसिल हो गया, लेकिन अब दोबारा से एग्ज़ाम होगा। मे भी शायद मई में एग्ज़ाम आपका हो। तो हम वापस जो है NCERT को लेके आए हैं आपके सामने, यानी कि इसके चैप्टर बाय चैप्टर इस बार जो हमारी क्लासेस होगी वो चैप्टर बाय चैप्टर होगी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा सिलेबस होगा वो NCERT के बिहाफ पे होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि ये सिर्फ केवल वन दरोगा के लिए है। जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी थ्योरी होगी, आपका ऑब्जेक्टिव होंगे, और आपके जो चैप्टर्स न्यूमेरिकल बेस हैं उसमें आपके सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, अगर PDF के लिए किसी को PDF चाहिए इसकी, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर दे, मैं इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो साइंस की कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम होगा हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए, अगर देखा जाए चैप्टर का नाम, अगर देखा जाए तो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, मैं प्योर NCERT आपके सामने लेके आऊँगा, प्योर NCERT पढ़ेंगे। NCERT से क्वेश्चन आने इस बार ऐसा नहीं होगा कि उसने दिया कुछ और है, पूछ कुछ और लिया। इस बार ऐसा नहीं होगा, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग ही सारी चीज़ होंगी इसमें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हेडिंग आप डालेगा इसमें, मैं हेडिंग बाय हेडिंग लिखाऊंगा। ठीक है, हेडिंग बाय हेडिंग लिखाऊंगा, फैक्ट के रूप में बात करेंगे प्योर NCERT के। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका, वो होगा आपका पदार्थ यानी कि मैटर। देखिए, अगर पदार्थ की बात करें, मैं हर बाय हेडिंग को डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, पदार्थ की अगर हम यहाँ बात करें तो पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ होता है। सेकंड ऑफ, जिसका द्रव्यमान, ठीक है, क्या हो, जिसका द्रव्यमान तथा भार हो, जिसका द्रव्यमान तथा भार हो वो पदार्थ होता है। ठीक है, और जिसको जो है हम अनुभव किया जा सके, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक बुक की फ़ोटो खींच के या बुक से आपको कुछ करूँगा। एक चैप्टर पकड़ेंगे, उस चैप्टर का पूरा निचोड़ लेके आएंगे। मैं ऐसे आपको जो है वन बाय वन पढ़ाऊँगा, बस आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाएंगे, लिखने का काम होगा, लिखते लिखते लगभग आप ये मान लीजिए 50% आपके याद हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना इसी वजह से है। ठीक, चलिए, अब इसकी हम बात करें कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसमें, वो आता है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे इसमें, क्या, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ की अगर अवस्थाएं देखी जाए तो इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर देखा जाए कि कितने पदार्थ की अवस्थाएं होती है, तो सामान्यतः हमारे पास 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें नंबर पहला जो है वो ठोस है, नंबर 2 है वो द्रव है, और नंबर 3 जो है वो गैस है। यानी कि ठोस को हम कहते हैं सॉलिड, द्रव को कहते हैं हम लिक्विड, और गैस को हम गैस ही कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारी
3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, 4 भी होती है, नंबर 4th भी है, बेसिकली 4 भी होती है, नंबर 4थी जो प्लाज्मा होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा। ठीक है, नंबर जो 5 होगी उसको हम कहते हैं BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं। बेसिकली अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारी केवल 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन नंबर 4 और नंबर 5 पाँचवीं भी अवस्थाएं होती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा आपको याद भी होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है हमारा एक प्रकार का, ठीक है, प्लाज्मा जो है हमारा रक्त का भी एक भाग होता है, रक्त का भाग भी होता है प्लाज्मा। और अगर बात करें BEC की, तो BEC की बात करिए कब इसको हुआ था, ये लगभग इसके बिहार पे अगर हम देखा जाए तो 2001 में। ठीक है, 2001 में यहाँ इसके लिए 3 व्यक्तियों को आपके नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसमें एरिक ए कार्नेल, मैं नाम लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्या था, एरिक ए कार्नेल, ठीक है, कैटरेले, और नंबर जो तीसरा है ई वेमन, क्या नाम है, ई वेमन। इन 3 व्यक्तियों को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, एक बार मैं वापस रिपीट मार दे रहा हूँ, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी अवस्थाएं हैं यहाँ से आपकी, ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं। इसमें आपकी पहले ठोस, फिर द्रव, फिर और गैस है। नंबर 4 आपकी प्लाज्मा है और नंबर 5 आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। ये आप लोग इसमें थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अब हम देखते हैं 1 बाय 1 जितने भी हमारे ठोस है, द्रव हैं, गैस है, इनके गुण बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ठोस से। अब इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति ज्ञान ना दे, किसी लिए तो बहुत इजी है। अरे भाई एक बार बताओ, जब उसने सिलेबस ही 9th और 10th का दिया है तो मैं आपको BSc MSc का पढ़ा के करूँगा क्या? ठीक है, सिलेबस से बाहर पढ़ोगे फिर आप कहोगे सर वहाँ तो इतना बेसिक पूछ लिया, ये था वो था, इस तरह की बातें हैं। तो अपने ज्ञान को थोड़ा सा रोक के रखें, यहाँ ज्ञान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज्ञान दिखाना है और बहुत सारे एग्जाम्स है, लैब असिस्टेंट का है, उसमें अपना ज्ञान दिखाएगा। ठीक है, चलिए नंबर बात करते हैं सबसे पहले ठोसों की। ठीक है, ठोस की क्या होते हैं, तो मैं पहले 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करूँगा। कैसे, देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट पॉइंट पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आकार के बारे में। आकार की अगर हम बात करते हैं तो ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। और निश्चित होने का जो सबसे प्रमुख जो कारण है वो है अंतरायनिक, जो अंतरायनिक आकर्षण बल होता है, अंतरायनिक आकर्षण बल होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, उसके द्वारा ही ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें नंबर 2 पे आयतन की बात करते हैं, तो आयतन भी इसका निश्चित ही होता है। ठीक है, आयतन भी निश्चित होता है। नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 पॉइंट पे, तो नंबर 3 की बात करते हैं घनत्व की। घनत्व यानी कि डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। देखिए घनत्व है क्या, किसी वस्तु का गाढ़ापन ही उसका घनत्व कहलाता है। जो वस्तु जितनी गाढ़ी होगी, जितनी हार्ड होगी, उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके जो अणु होंगे उसके बेसिकली पास होंगे। अगर ठोसों की अगर हम बात करें सर, ठोसों के अगर देखा जाए तो ठोसों में कुछ डायग्राम जो बनते हैं, आपने इस तरह से बना हुआ देखा होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह के जो डायग्राम्स बनते हैं, इनका बनाने का जो मुख्य कारण ये है कि ये जो बल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ये लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कण जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, जिनकी वजह से इनका आकार जो आयतन है वो निश्चित बना रहता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि घनत्व क्या होते हैं, तो घनत्व जो होते हैं वो अधिक होता है। ठीक है, जो ठोसों का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक है। और इसी वजह से घनत्व अधिक होने की वजह से जो ठोस होते हैं, ठोस जो होते हैं वो एक दृढ़ पिंड होते हैं। दृढ़ पिंड यानी कि एक रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी होता है, ठीक है। इसी के साथ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 इसका देखा जाए तो उसको बात करते हैं गलन पे, मेल्टिंग पे बात करते हैं, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। किसकी बात करते हैं, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए गलन होता क्या है कि जब भी कोई ठोस पदार्थ, जब किसी ठोस पदार्थ को कोई तापमान दिया जाता है, तापमान देने से अगर वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो सॉलिड होता है, अगर सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाए तो टेम्परेचर से अगर वो लिक्विड फॉर्म पे चेंज हो जाए तो वो अवस्था जो है वो कहलाती है आपकी गलनांक, यानी कि वो तापमान जिस पे कोई भी ठोस पदार्थ पिघल कर एक द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपकी गलनांक यानी कि गलन ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। क्लियर बात होगी यहाँ से। अब सेम इसके अगर हम बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में वो आपको लिख लेना चाहिए इसे। अगर देखा जाए कि ठोसों में, पॉइंट्स की बात करते हैं तो ठोसों में तरलता नहीं होती। ठोसों में तरलता यानी कि जो लिक्विडिटी है, ठीक है, तरलता नहीं होती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं होती। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए कि जो ठोस है, अगर देखा जाए ठोसों में एक वर्ड आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं श्यानता। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात अगर पॉइंट एक और देखा जाए तो जो ठोस होगा, जो ठोस होता है उसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित यानी कि जो कंप्रेस है वो नहीं किया जा सकता। ये बात क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ऐसी फैक्चुअल क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये पॉइंट यही है इसमें, ठीक है, कि क्या है और क्या नहीं है इसमें, ये पॉइंट बनेगा इसमें। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आकार निश्चित होता है, निश्चित होने का प्रमुख जो कारण है वो अंतरायनिक आकर्षण बल है। आयतन जो है वो भी निश्चित होता है। घनत्व डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक होती है। अधिक होने का जो प्रमुख कारण है वो है कि इनके अंतरायनिक आकर्षण बल अधिक होता है, जिसकी वजह से इसके अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। तो अणु पास पास होने की वजह से ही क्या होता है, डेंसिटी अधिक हो जाती है। ठोस जो होते हैं बेसिकली वो दृढ़ पिंड होते हैं। वो दृढ़ पिंड होने का जो मुख्य कारण है वो आपका अंतरायनिक आकर्षण बल ही है। गलन की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसमें ठोस पदार्थ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सॉलिड जो है वो बेसिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठोसों में तरलता नहीं होती, ये बात ध्यान रखें। और ठोसों में जो श्यानता है यानी कि जो बहने का गुण होता है वो नहीं होता। ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से यहाँ इतना करना सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें शायद आपके एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। हम बात करते हैं इसमें द्रव के। द्रव यानी कि हम बात करते हैं लिक्विड के, ठीक है। किस पे बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। अब लिक्विड में जो देखा जाए कि सर ऐसे ही हम पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि आकार देखा जाए, ठीक है। आकार में अगर देखा जाए कि देखिए पहली बात तो अगर आपको पता है कि जो ठोस होते हैं
इनका आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। अब क्यों आकार निश्चित नहीं होता? क्योंकि जिस बर्तन में डाले जाते हैं, जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखें। नंबर 2 की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन आपके लिए। आयतन की बात करते हैं। आयतन, आयतन में क्या है? देखिए सर, अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन इनका निश्चित होता है सर। क्या होता है सर? आपका निश्चित होता है इनका आयतन। ठीक है, क्योंकि भले ही ये किसी भी बर्तन में डाले जा रहे हैं, आकार उसी का आकार ग्रहण कर ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, तो उनका वॉल्यूम जो होगा वो इतना ही होगा। आयतन यानी कि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, नंबर 3 पॉइंट क्या होता है इनके अंदर? तरलता। तरलता यानी कि लिक्विडिटी। अगर तरलता देखा जाए तो इनके अंदर जो कण है, यानी कि कणों की गतिशीलता के कारण, क्या? कणों की गतिशीलता के कारण इनमें तरलता होती है। इनमें क्या होती है? तरलता होती है। ये आप लोग याद रखें सर, इनमें क्या हो जाती है? तरलता हो जाती है। ठीक है, कणों की गतिशीलता के कारण ही इनमें क्या होती है? तरलता होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वथनांक। क्वथनांक तो खैर हम गैसीय अवस्था में बात करेंगे। बात कर देते हैं वाष्पन। वाष्पन की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि वाष्पन क्या होता है? वाष्पन क्या होता है कि जो कणों के, ठीक है, वाष्पन में क्या होता है कि जो द्रव है, द्रव को अगर टेम्परेचर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप भाप कहते हैं सर। एक तरह से अगर देखा जाए कि तो हम यहाँ पे अगर क्वथनांक की बात करते हैं, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक में ये होता है कि अगर किसी भी द्रव को, जैसे आप क्या कहते हो कि सपोज मान लिया कि आपने एक बर्नर मान लिया, ठीक है, इस तरह से आपने बर्नर मान लिया आपने इस तरह से, और इसमें कन्वर्ट, इसमें वाटर है, ठीक है, इस तरह से है। जब आपने इसको बर्नर से गर्म किया, ठीक है, बर्नर से गर्म किया, तो इसके अंदर से क्या होगा? इसके अंदर से भाप निकलनी स्टार्ट होगी। क्या निकलनी होगी? भाप निकलनी स्टार्ट होगी। ये क्या होगा? जल होगा। और इसको यहाँ से हम क्या देंगे? इसको देंगे यहाँ से तापमान। तो तापमान देने से जल क्या होगा? वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल लेंगे? इसी प्रक्रिया को हम क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो क्वथनांक का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब द्रव को कोई भी तापमान दिया जाए, बेसिकली वो, ठीक है, उबलने की कंडीशन जो होती है, जो द्रव होता है उसको तापमान दिया जाता है तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो अवस्था है, यही अवस्था क्या कहलाती है? आपकी क्वथनांक कहलाता है। इतना आप लोग इसमें याद रखें सर। ठीक है ना। तो द्रव में इतना ही है कि निश्चित आकार निश्चित नहीं होता है सर, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तरलता होती है इनके अंदर, वाष्पन होता है। और एक चीज़ और इनके अंदर अगर देखा जाए तो मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था एक टॉपिक वो, ठीक है, वो टॉपिक मैं डिस्कस वापस कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या था कि अगर पॉइंट्स बनाया जाए तो तरलों में, यानी कि द्रव जो है, द्रव में श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता का जो गुण है वो पाया जाता है, और जिसकी वजह से द्रव जो है वो बह सकते हैं। द्रव जो है वो बह सकते हैं, और बहने का जो मुख्य कारण है वो यही है आपका इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। इसमें बात करते हैं गैसीय अवस्था की। कौन सी अवस्था की? गैसीय अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, सारा नहीं पढ़ाऊंगा एक दिन में कि भाई लगातार मैं आपको एक ही दिन में सारा करा दूंगा। आराम से टॉपिक पढ़ेंगे, आराम से बात करेंगे इसी पे, ताकि इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी इसमें। ठीक है,
चलिए बात करते हैं गैसीय अवस्था पे। देखिए गैस की अगर हम बात करते हैं तो आकार और आयतन तो अगर देखा जाए एक मुझ में देख लीजिए, तो अगर आकार ही देखा जाए, आकार और प्लस आयतन देखा जाए, अगर आयतन देखा जाए दोनों का तो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है दोनों का। ठीक है, ये कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए गैसेज हैं, गैस स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में उनका कोई न तो आकार होता है और नहीं क्या होती है उनकी आयतन होता है उसमें। ठीक है, आई दूसरी बात पॉइंट, दूसरी बात करते हैं दाब। दाब यानी कि प्रेशर की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो प्रेशर के बारे में बात ये करना है कि अगर दाब देखा जाए, ठीक है, तो कण जो है वो बेसिकली अगर किसी बर्तन में भरे हुए हैं, इसे भरे हुए हैं, तो ये हमेशा बाहर की तरफ एक बल लगाएंगे अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए। अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए बाहर की तरफ एक दाब लगाएंगे। और अगर देखा जाए तो दाब क्या होता है कि गैसों को उच्च दाब के साथ, उच्च दाब से संग्रहित भी किया जा सकता है। ये आप लोग याद रखें, संग्रहित भी किया जा सकता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बात करें इसमें गतिज ऊर्जा की। किसकी बात करें? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा में हमें क्या करना है सर, वो जी देख लीजिए जी। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गैसों में जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी? वो सर्वाधिक होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक। सर्वाधिक होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसके अंदर जो गैसीय अणु होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। अंतरायनिक आकर्षण बल नगण्य होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो तो खैर मैं लिखवा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। अगर इसकी बात करते हैं, चलो खैर मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ, वो फैक्ट आप लोग इसमें याद रखें कि देखिए जो मैं लिख रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से लिखें। क्या लिखना है सर? कि ठोस पदार्थों, ठीक है, सॉलिड की बात करें, ठोस पदार्थों का गलकर, मेल्ट होकर, गलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना संगलन कहलाता है। ये आप लोग याद रखें सर, संगलन कहलाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बताने की आवश्यकता ना पड़े कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ठोस पदार्थ जो है वो गलता है। ठीक है, और गल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? आपका संगलन कहते हैं सर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है सर। पॉइंट क्या याद रखना है कि पदार्थ के कणों का ताप बढ़ाने पर, किस पे? ताप बढ़ाने पर इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि ठोस, द्रव और गैस सारे कंडीशन यही मैं आपको बता चुका। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका कि मेरा जो बैच होगा स्पेशली वो वनदरोगा को कंसिडर करेगा। ठीक है, 9th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, उसका अच्छे से क्विक रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ से सब चीज़, पदार्थ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है कितनी नहीं होती है, सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।
कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इजीली से आपका सिलेबस हो जाएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना आप नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में, क्योंकि लिखते लिखते ये चीज़ याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।